विजिबल है भैया सब? कमेंट्स लगा दो ना एक बार। हाँ, एवरीथिंग इज ओके, चल रहा है क्लास? ओके ठीक है ठीक है ओके। ये एक्चुअली ऐप की तरफ से ही होगा, हमारे तरफ से तो नेट स्पीड एकदम है ना, फुल स्पीड पे है नेट। तो हो सकता है ऐप अपडेट अपडेट होते समय या कुछ उनका इश्यू होता होगा तो वो होगा, अदरवाइज यहाँ से तो बढ़िया आ रहा है नेट जो है। ठीक है ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा था कि NaOH, HCl, NaCl और HOH यानी कि वाटर, क्या ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? देखना एक बार, ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? तो भैया ध्यान रखना, ये भी रेडॉक्स नहीं है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं होती है। Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस OH माइनस। देखो आप, किसी का भी ऑक्सीकरण अंक जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब सबका ऑक्सीकरण अंक जो है वो सेम रह रहा है, तो हम कह देंगे ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? सर NO3 का माइनस है, ये -1 ही लिखा है मैंने, NO3 -1 सेम, तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी को। बोलो पहले तो ये बताओ, बी क्लियर, हाउ द रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी फाइंड, किस तरह से पता लगा सकते हैं अभिक्रिया रेडॉक्स होगी या नहीं होगी? तो आप ये देखना है कि भैया कि वहां पर अगर ऑक्सीकरण अंक, या हम यूं बोल दें अगर धन संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर धन संयोजकता में कमी हो रही है तो वहां पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है सुनिएगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, आपको एग्जाम में 100% यहां से सवाल मिलेगा। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण नंबर, इसको मैं आगे से लिखूंगा ON। ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, या OS, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ गई? चलिए, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? देखो एक सिंपल सी बात बताए, ऑक्सीकरण अंक क्या है कि किसी भी अणु में, कोई अणु है मान लो, उस अणु में किसी एक परमाणु पर कितना आवेश है, वास्तविक या काल्पनिक। किसी अणु में, जैसे H2O एक अणु है, इसमें ऑक्सीजन पर कितना आवेश है, वास्तविक या काल्पनिक, रियल या इमेजिनरी, वास्तविक या काल्पनिक आवेश जो होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है ये, किसी अणु में, हालांकि आपको परिभाषा से कुछ खास लेना देना नहीं है, आपको तो यह निकालना आना चाहिए कि ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं बस। किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर, किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर वास्तविक, उपस्थित परमाणु पर वास्तविक, अणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश जो होता है, वास्तविक या काल्पनिक आवेश, रियल या इमेजिनरी चार्ज, वास्तविक या काल्पनिक आवेश, रियल या इमेजिनरी चार्ज, उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। करेक्ट, ऑक्सीडेशन अंक या ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या परिभाषा बनी भैया? कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, उसमें किसी परमाणु पर कितना आवेश है, चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल, कौन सा चार्ज? तो द इमेजिनरी और रियल चार्ज, द इमेजिनरी और रियल चार्ज ऑन अ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, उससे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक। और ये ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के हमारे पास कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको ध्यान रखने हैं कि कैसे ऑक्सीकरण अंक ज्ञात होता है। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं,
वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक मुक्त परमाणु का फ्री एटम है, मुक्त अकेला परमाणु है, एक फ्री एटम या मुक्त परमाणु का, या समद्विपरमाणुक अणु, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, समद्विपरमाणुक अणु, समद्विपरमाणुक अणु मतलब होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और तीसरा अपर रूप, कोई एलोट्रॉप आ रहा है, अपर रूप है कोई, एलोट्रॉप समझते हो ना, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट अपर रूप होते हैं कार्बन के, या फास्फोरस का अपर रूप जैसे P4 होता है, सल्फर का S8 होता है। तो वैसे ही किसी मुक्त परमाणु, फ्री एटम, होमोडाइएटॉमिक, दोनों समान परमाणु है तो किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। और अपर रूप अगर हुआ तो उसमें तत्व का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0 होता है। इन तीनों केस में ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। जैसे अगर आपको बोल दिया हीलियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा। आपको बोल दिया सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा। अकेला पड़ा हुआ है, किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। जब नहीं जुड़ता है तो अणु ही नहीं बनेगा, अणु ही नहीं बनेगा तो ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0। या फिर समद्विपरमाणुक अणु, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0। O2 का क्या होगा, 0। N2 का क्या होगा, 0। हेलोजन का क्या होगा, 0। दोनों परमाणु समान है तो किसी पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। या कार्बन का, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, या जैसे डायमंड है, डायमंड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, ग्रेफाइट, डायमंड, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो हम कह देंगे क्या होगा, 0। ऑक्सीकरण अंक 0 होता है अगर वो समद्विपरमाणुक अणु है, या वो एक मुक्त परमाणु है, फ्री एटम है, और या फिर वो एक अपर रूप है तो ऑक्सीडेशन नंबर। इन रूल्स को आपको डिटेल में लिखना भी नहीं है, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये रूल्स नहीं पूछेंगे आपको ये रूल्स अप्लाई करके ऑक्सीकरण अंक किसी चीज का निकालना पड़ेगा, वो आपसे पूछेंगे एग्जाम में। तो ये आपकी नॉलेज के लिए आपको दिमाग में रखने, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, अगर दो परमाणुओं के बीच में, ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड पे, मान लीजिए विद्युत ऋणता ए और बी में ए की विद्युत ऋणता बी की विद्युत ऋणता से ज्यादा है, और इन दो परमाणुओं के बीच में बंध बना हुआ है, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, और ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो कितना कितना ऑक्सीकरण अंक होगा ए और बी का। तो ध्यान रखना भैया, ऑलवेज कीप इन माइंड, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर माइनस में आवेश आएगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर प्लस में आवेश आएगा। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर माइनस, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर प्लस पर आवेश आएगा। जैसे ए और बी है, तो ए और बी में ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ए पर जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर आएगा -1, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर आएगा +1। जिसकी विद्युत, जैसे दो बॉन्ड तोड़े, ये दो बंध तोड़े एक साथ, तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर आ जाएगा -2, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर आ जाएगा +2। अधिक विद्युत ऋणता वाले पे माइनस और कम विद्युत ऋणता वाले पे प्लस। जैसे ए ट्रिपल बॉन्ड बी है, हमें पता है ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ए पर -3 और बी पर आ जाएगा +3। बोलो भैया, ये बात क्लियर हुई। अधिक विद्युत ऋणता वाले पे हमेशा माइनस चार्ज जाता है, कम विद्युत ऋणता वाले पे हमेशा प्लस चार्ज जाता है। और देखो, अगर मान लो दो परमाणुओं के बीच में, ये बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना भैया। अगर मान लो दो परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक बंध है, ए और बी के बीच में उपसहसंयोजक बंध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ध्यान से सुनना। अगर दो परमाणुओं के बीच में उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और उसमें भी एक कंडीशन है कि जो दाता परमाणु है, देने वाला परमाणु, उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है, एक अपना लोन पेयर जो है वो दूसरे को क्या करता है, दान करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे को देता है, उससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें मान लीजिए ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है बी से। तो ध्यान रखना भैया, जब भी दाता परमाणु देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ग्रहण करने वाले से ज्यादा हो, तब यहां पर जब बंध टूटेगा कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, 0 0। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर दाता परमाणु, देने वाले परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता लेने वाले से ज्यादा है तो किसी पर कोई आवेश उत्पन्न
नहीं होगा। ये बात समझ में आई आपको? दूसरा, अगर मान लो ऐसा ही उपसंयोजक बंध एक और है और इस बार विद्युत ऋणता ए की कम है और विद्युत ऋणता बी की ज्यादा है, मतलब देने वाले परमाणु, दाता परमाणु की विद्युत ऋणता कम है और ग्राही परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तब मैं इस बंध को तोड़ूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है उस पर +2 और जो ले रहा है उस पर -2 चार्ज आएगा। बोलो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो वापस पूछ लो बेटा। बोलो भैया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर एकल बंध हो, ससंयोजक सिंगल बॉन्ड, तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पर +1, जिसकी कम उस पर -1। डबल बॉन्ड हो तो +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो +3 -3। उपसंयोजक बंध है, देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ग्रहण करने वाले से ज्यादा है, तो देने वाले और ग्रहण करने वाले पे कुछ भी आवेश नहीं आएगा, 0 होगा ऑक्सीकरण अंक। लेकिन अगर देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता कम है और लेने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है, एक्सेप्टर की ज्यादा है डोनर से, तो फिर बॉन्ड तोड़ते वक्त डोनर पे आएगा +2 और एक्सेप्टर पे आएगा -2 चार्ज। बोलो, क्लियर? आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट नंबर 3। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये है N, ये है N, ये है डबल बॉन्ड C और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू C। आपको बोल दिया भैया यहाँ नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो देखो, ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, बताइएगा किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? बताइएगा, हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है? सर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया -1, हाइड्रोजन पे क्या आ गया +1। पहली बात तो ये। अब इधर आ जाओ, इधर हमने दो बॉन्ड तोड़े, कौन से? जो नीचे दे रखे हैं, सहसंयोजक बंध। ये दो बंध सहसंयोजक बंध है, इन दो को तोड़ा तो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? नाइट्रोजन कार्बन की। सर नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे -2 और कार्बन पे +2। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पर माइनस और जिस पर कम होती है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो ये आ गया -2, ये आ गया +2। अब ये आया देखो उपसंयोजक बंध। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन में हमें पता है दाता परमाणु नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ग्राही परमाणु कार्बन से ज्यादा है। जब देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा हो तो इस बंध को तोड़ने पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। इसका मतलब हम कह देंगे कि नाइट्रोजन पर कुल आवेश कितना आ गया? -3 और कार्बन पर कुल आवेश कितना आ गया? +2। इसका मतलब HCN में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -3 और कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +2 है। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, उपसंयोजक बंध वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, विद्युत ऋणता की बराबरी देखनी है, कहां पर विद्युत ऋणता बराबर है या नहीं है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पर माइनस, जिसकी कम उस पर प्लस। अगर उपसंयोजक बंध है तो दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा हुई तो 0 और ग्राही परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा हुई तो -2 और +2 और -2 चार्ज क्रिएट होगा। हो रहा है। अगला आते हैं, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट होते हैं क्षारीय धातु, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के तत्व, पहले वर्ग के तत्व, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं क्षारीय धातु तत्व। उनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा आपको क्या लेना है? +1 लेना है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जब ये किसी से जुड़े हुए हों तो इनका ऑक्सीकरण अंक आप क्या लेंगे? +1 लेंगे। लास्ट वाला एग्जाम्पल फिर से बता दीजिए, लास्ट वाला एग्जाम्पल एक बार फिर देख लीजिए। HN ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दो बॉन्ड है और एक उपसंयोजक बंध है। तो हमने हाइड्रोजन को हटाया तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे आ गया -1 और हाइड्रोजन पे आ गया +1। फिर इधर हमने ये दो बॉन्ड तोड़े, नाइट्रोजन कार्बन, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे आ गया -2 और कार्बन पे आ गया +2। अब ये जो ऊपर बंध दिख रहा है आपको, ये मैं यहाँ बना के बताता हूँ कि देखिएगा, ये ऊपर वाला बंध ये है। ये अगर इस बंध को मैं तोड़ूंगा तो इस पे 0 और इस पे 0 आएगा आवेश। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन दाता परमाणु है, डोनर है और उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे? कार्बन, ग्राही से। जब दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ग्राही परमाणु से ज्यादा हो
दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ग्राही से ज्यादा हो तो कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, दोनों में से किसी पर भी 0 0 चार्ज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 0 0। तो कुल आवेश कितना हो गया -3 और कुल आवेश कितना हो गया +2। इस तरह से ऑक्सीकरण अंक हम निकालते हैं। और उसके अलावा ये रूल्स याद रखने, रूल्स ध्यान होंगे, ऑक्सीकरण अंक निकलता जाएगा आपका। पॉइंट नंबर 4, अगर मान लो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, द्वितीय वर्ग के तत्व है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट द्वितीय वर्ग के तत्व, तो उनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा ध्यान रखना, सेकंड ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है +2 होता है। कितना होता है +2 होता है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। ऑर्गेनिक किस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगी, अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। स्टार्ट तो मैं इस चैप्टर के बाद ही कर दूंगा, है ना, स्टार्ट तो इस चैप्टर के बाद ही कर दूंगा, लेकिन जो रिदम चल रही है उस रिदम से एक बार चलने देते हैं। थोड़ा कुछ फिजिकल का हो जाए, कुछ ना आपका रासायनिक साम्य वाम्य हो जाए, कुछ केमिकल काइनेटिक्स का पोर्शन हो जाए, है ना, उसके बाद हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सेकंड ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीकरण अंक जो होगा वो होगा +2। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है और बेरियम। और मेरा एक और भी मानना है भैया कि आपको अगर लास्ट में, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी क्लियर है, और आप अगर लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर तरीका है कि वो आपको अच्छे से याद रहेगी एग्जाम टाइम तक। अगर अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो हो सकता है कि इन 2 महीनों में आप उसको ज्यादातर भूल सकते हो, अगर रेगुलर नहीं पढ़ा तो। लेकिन जब लास्ट में पढ़ोगे और एकदम फ्रेशली पढ़ोगे तो चीजें आपके दिमाग में रहेगी, आपको याद रहेगी, नेम रिएक्शंस वगैरह सब कुछ, है ना, कि ये नेम रिएक्शन ये है, तो वो ज्यादा बेटर है कि लास्ट में उसको पढ़ो ताकि वो चीजें याद रहे। और ये तो फिर एक बार फॉर्मूले वगैरह याद होने के साथ तो याद हो ही जाती है इनऑर्गेनिक तो, है ना। हाँ, आ जाइए, ग्रुप आ गया 4th, नेक्स्ट आओ 5th पॉइंट पे। और किसका देखना है सर, हाइड्रोजन का देख लो। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक ध्यान रखना +1 लेना है। क्या लेना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक आपको हमेशा +1 लेना है, हमेशा नहीं कहूंगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 लेना है। बिल्कुल 0 हो बिल्कुल हीरो बनाएंगे, ये गारंटी है, बस आप उसको पढ़ लेना ऑर्गेनिक में। ठीक है, जो बताऊं जो पढ़ाऊं वो पढ़ लेना, ये गारंटी है कि उसमें आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो नेम रिएक्शन का हो, चाहे वो जीओसी का हो, या चाहे वो कोई पर्टिकुलर कंपाउंड्स का हो। बस पढ़ लेना उसको, आइसोमेरिज्म जो भी हो सब कुछ क्लियर होगा, बस पढ़ते रहना उसको, और उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर मिलाना। ऑर्गेनिक में यही होता है। इनऑर्गेनिक फिजिकल में फिर भी आपने फॉर्मूले वॉर्मूले याद कर लिया, आपने प्रैक्टिस नहीं भी की तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को मिलाना पड़ेगा। आपको जो मैंने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे उन क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपको और डिटेल में थोड़ी नॉलेज मिलेगी कि कैसे एप्लीकेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए, हाइड्रोजन का एक और बात ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड में, अगर हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, यदि हाइड्रोजन हाइड्रोजन धातु से जुड़ा है, ध्यान देना भैया, बोर्ड पे इंपोर्टेंट पॉइंट है, धातु से जुड़ा है, मेटल हाइड्राइड है, उस समय इसका ऑक्सीकरण अंक हम -1 लेते हैं। क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, अगर ये धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण अंक -1 लेना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेटल के साथ, धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ऑक्सीकरण अंक -1 लिया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आता है हेलोजेंस का, और हेलोजेंस का ऑक्सीकरण अंक फिक्स्ड होता है, -1 लेना होता है। क्या लेना होता है, -1 लेना होता है। तो पॉइंट आ गया कि हेलोजन का क्या लेना है, तो ध्यान रखना भैया, हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा -1 लेना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीकरण अंक हम क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। बोलो भैया, बात समझ में आ गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 आ जाओ, लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट, ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 अलग अलग ऑक्सीकरण अंक होते हैं। आपको कौन सा लेना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे देखिएगा। ऑक्सीजन 3 रूप में पाई जाती है, या तो ऑक्सीजन होती है O-2 के रूप में, ज्यादातर यही होगा 90%, जिसको हम क्या बोलते हैं,
जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो ज्यादातर नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में होती है, और ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो होता है -2। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादातर आपको इसी रूप में मिलेगी, ऑक्साइड के रूप में। दूसरा, ऑक्सीजन कभी कभी O2-2 के रूप में भी मिलता है। किस रूप में? O2-2। ध्यान रखना, O2-2 को बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। O2-2 इज पर ऑक्साइड। और जब पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक होगा -1। क्या लेना है आपको? -1। कुछ फिक्स्ड बात नहीं है। ऑक्सीजन, जैसे ये 2 ऑक्सीजन है, उन पर -2 है, इसका मतलब हर एक ऑक्सीजन पर कितना आ गया? -1 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अंक क्या लेना है? -1 लेना है। तीसरी बात, एक और ऑक्सीजन होती है जिसको बोलते हैं O2-1। पता है आपको? O2-1, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड के अंदर O2-1 का मतलब होता है सुपर ऑक्साइड, मतलब एक 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, सुपर ऑक्साइड। तो 2 ऑक्सीजन पे -1 यानी एक ऑक्सीजन को आधा ही मिला। भैया 2 ऑक्सीजन पे -1 है, मतलब एक ऑक्सीजन को आधा ही मिला। तो इसका मतलब सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -½ होता है। एग्जाम में सवाल आएगा, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -½ है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2। एग्जाम्पल बताऊं आपको? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता है KO2, पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, Na2O2। और लिथियम मैग्नीशियम वाले जो होते हैं नॉर्मली ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्साइड के रूप में ज्यादातर 90% यही होगा। ये पर ऑक्साइड के रूप में कहीं कहीं होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे और कौन कौन से उदाहरण याद रखने आपको पर ऑक्साइडेड वाले। सुपर ऑक्साइड में एक ही याद रख लेना बहुत है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1/2 निम्न में से किसमें होगा? आंसर होगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक। आगे बढ़ाते हैं, एक और 2 रूल और है, वो आप देख लो 7, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको पढ़ा दूंगा। एग्जाम पॉइंट नंबर 8, ध्यान रखना भैया, किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो याद रखना, किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? आयन का ऑक्सीकरण अंक होता है उस आयन पर उपस्थित आवेश, चार्ज। किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? उस पर उपस्थित आवेश। जैसे सल्फेट का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो सल्फेट पर चार्ज क्या है ये देखो, सल्फेट पर -2 है, ऑक्सीकरण अंक -2 हो गया। कार्बोनेट का चार्ज क्या होगा? कार्बोनेट का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? -2 हो गया। नाइट्रेट का क्या होगा? NO3 पे -1 होता है, ऑक्सीकरण अंक -1 हो गया। ऑक्सिलेट C2O4, ऑक्सिलेट पे -2 होता है, -2 हो गया। साइनाइड पे -1 होता है, ऑक्सीकरण अंक -1 हो गया। बात समझ में आ गई आपको? अमोनियम, अमोनियम पूरे का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +1 आता है, तो अमोनियम का ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया? +1। मतलब किसी आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? उस आयन पर उपस्थित कुल आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। क्लियर? और आगे बढ़ाते हैं, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। तो फिर हम कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम में ऐसे सवाल आएगा, निम्न में किसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +4 है? निम्न में से किसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 है ना? निम्न में से कौन सा, किसमें ऑक्सीकरण अंक सही नहीं लिखा हुआ है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीकरण अंक और यौगिक दे दिया, सही सुमेलित नहीं है। तो आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, और वो क्या है? संपूर्ण पूरे अणु का, किसी भी अणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो ध्यान रखना भैया, अणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। किसी भी अणु का कुल ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0 होगा। NO का +1 लिया जाता है, +1। आगे एग्जाम्पल आएंगे तब बताऊंगा ना, ब्राउन रिंग टेस्ट आएगा एक, उसमें बताऊंगा NO का +1 लिया जाता है ना। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो लेते हैं, NO उसका +1 लिया जाता है। क्या ध्यान रखोगे?
अणु का ऑक्सीकरण अंक, अरे ऑक्सीकरण अंक तो परमाणु का होता है, अणु का थोड़ी होता है। आपको बोल दिया H2O का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा। आपको बोल दिया अमोनिया का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0। ऑक्सीकरण अंक सिर्फ परमाणु का होता है, अणु का नहीं होता। किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर आवेश ऑक्सीकरण, तो पूरे अणु का क्या हो गया, 0 हो गया। तो अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, जैसे H2O, NH3। आपको देखो बोल दिया पूरे H2SO4 का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, क्या कहोगे आप, 0 होगा सर। H2SO4 का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो H2SO4 का ऑक्सीकरण अंक 0। पूरे अणु का कोई ऑक्सीकरण अंक नहीं होता, हमेशा पूरे अणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0 होता है। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, आगे मैं जो पढ़ाऊंगा वो इन पॉइंट्स पे बेस्ड है। फिर से पढ़ लो आप एक बार अच्छे से। किसी मुक्त परमाणु, समद्विपरमाणु अणु या अपर रूप का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। सिंगल बॉन्ड हो, अधिक विद्युत ऋणता वाले पे +-1, कम विद्युत ऋणता वाले पे +1। डबल बॉन्ड हो, अधिक विद्युत ऋणता वाले पे -2, कम विद्युत ऋणता वाले पे +2। ट्रिपल बॉन्ड हो, अधिक विद्युत ऋणता वाले पे -3, कम विद्युत ऋणता वाले पे +3। उपसंयोजक बंध हो, दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो 0-0, ग्राही की ज्यादा है तो -2 दाता पे और ग्राही पे +2। उसके अलावा ये जो नियम है वो नियम आपको याद रखने हैं ऑक्सीकरण अंक के। अब जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण अंक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कैसे ज्ञात करना है मैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे आपको बोल दिया CO2, पहले मैं 2-3 सिखा दूं आपको, फिर बाकी वाले आप लोग करना। जैसे H2O या जैसे NH3, ये 3 उदाहरण है और आपको स्टार लगा के दे दिया। CO2 में, H2O में ऑक्सीजन का, NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। सर स्लाइड एक बार रिपीट कर दीजिए, बाद रिपीट कर चुका हूं मैं, फिर भी एक बार आप पढ़िएगा, उसको याद ही रखना है इनको, है ना। हाँ, मैं अभी एक बार फिर से रिपीट भी कर दूंगा। CO2, H2O, NH3 का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। जिन पर स्टार मार्क किया है, जिन पर स्टार लगा हुआ है, उनका हमें ऑक्सीकरण अंक देखना है। तो आइए भैया कैसे करना है, मैं 3 उदाहरण मैं बता रहा हूं, फिर 4-5 आपको दूंगा, वो आप करिएगा और मुझे सही आंसर बताइएगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे उसको और आगे स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक का, उन अनुप्रयोग क्या है, उपयोग क्या है। चलिए कार्बन का देखो, जिसका निकालना होता है उसको X मान लो, C का निकालना है, C का X। अब ऑक्सीजन, अभी कहीं पर भी परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड में नहीं उलझना है आपको, अभी सब जगह ऑक्सीजन को क्या लेना है, सब जगह ऑक्सीजन को आपको ऑक्साइड ही लेना है। मैं बताऊंगा आपको परऑक्साइड कब लेना है और कब नहीं लेना है। तो अभी सब जगह पे आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो है वो -2 लेना है। 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया, -4 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया, +4। समझ में आ गई बात। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का क्या हो गया, -2, 2 ऑक्सीजन का -4, तो ये हो गया बराबर 0, X बराबर आ गया +4। इसी तरह से H2O का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या लेना है, +2, ऑक्सीजन का हो गया +X बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा -2। ये -2 ऑक्सीकरण अंक हो गया, किसका, ऑक्सीकरण अंक हो गया ऑक्सीजन का H2O में। अमोनिया, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, X, हाइड्रोजन का होता है +1, तो +3 बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा -3। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -3 है। बस इतना सिंपल है, आप देखते ही, अभी तो आप करोगे इसको, बाद में आप देखते ही कह दोगे सर ये +7 है, सर ये +6 है, ये +5 है, ये +3 है, ये +2 है, -3 है, देखते ही पता चल जाएगा। इतना ईजी है। हाँ, ऑक्सीजन का -2 होगा, नाइट्रोजन का -3 होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, इनके ऑक्सीकरण अंक आप ज्ञात करना। जैसे सबसे पहला है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक निकालना है हमें, किसका, Mn का, मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक। दूसरा है K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तीसरा है हमारे पास, तीसरा उदाहरण और कुछ लेते हैं हम, जैसे कि K2HgI4, K2HgI4 में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है Fe2O3, Fe2O3 में Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा।
एग्जाम्पल नंबर 5 है HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। और एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि आज का लास्ट उदाहरण होगा भैया, वो होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। करिएगा स्टार्ट और एक बार आप खुद चेक करिए, क्लियर योर कॉन्सेप्ट दैट कि सही है या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है, x जिसका नहीं है ज्ञात उसका x कंसीडर करना है और फिर उसको आगे जो है कंटिन्यू करना है। तो पहला उदाहरण है MnO4 KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। दूसरा है K2Cr2O7 में क्रोमियम का क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया आकाश जी, +7 +6 गुड। Fe2O3 क्रोमियम का +6 होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग, और डाउट लगे वापस पूछ लेना। यहाँ देखिए बोर्ड पे Mn हो गया आपका +1 है ना, के सॉरी सबसे पहले आ गया पोटेशियम। पोटेशियम का हमें पता है क्षारीय धातु है तो 1 हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक। मैंगनीज का क्या हो गया, x निकालना है। ऑक्सीजन का 1 का -2, 4 का -8। जहां नहीं समझ में आए बिंदास होके वापस पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा एग्जाम्पल को, बस समझ में आना चाहिए। यहाँ पर Mn का +7 है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का क्या होगा, तो 2 पोटेशियम है तो +2 हो गया। 2 क्रोमियम है भैया, 1 था तो x बोला, 2 होगा तो क्या बोल देंगे 2x। 7 ऑक्सीजन है तो -14 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 12 आ जाएगा भैया। और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +6। डाउट हो वहां पे वापस पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है K2HgI4। K2 ब्रैकेट में Hg और I4 में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो मरकरी का ऑक्सीकरण अंक इसका निकालना है। पोटेशियम हो गया +2, पोटेशियम हो गया +2। देखो गुणा नहीं करना है कहीं पर भी, ये भले ब्रैकेट लगाओ, ये मैथ्स नहीं है। ब्रैकेट लगाए तो ऐसे नहीं बाहर 2 से अंदर गुणा कर लिया, गुणा नहीं करना है, आपको सबको जोड़ना है। मरकरी कितना हो गया x, आयोडीन हेलोजन है, हेलोजन का -4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया +2। इसका नाम ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक। तो भैया पूछ सकते हैं नेस्लर रिएजेंट, क्या पूछ सकते हैं, नेस्लर रिएजेंट में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो नेस्लर अभिकर्मक में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक होगा +2 +2। Fe2O3 आयरन 2 है तो 2x हो गया, ऑक्सीजन -6 3 है बराबर 0, x बराबर आ गया +3, यानी कि यहां पर Fe का ऑक्सीकरण अंक +3 है। गुड, वेरी गुड। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का क्या होगा, तो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x हो गया, ऑक्सीजन का -6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा यहां से +5, x बराबर आ जाएगा +5, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +5 है। कोई डाउट लगे बिंदास वापस पूछ लेना। आज की क्लास वापस एक बार आप देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, नहीं समझ में आए तो एक बार वापस फिर से मुझे कल पूछना। लास्ट देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, सल्फर का हो गया x और ऑक्सीजन का हो गया -8, -8 बराबर 0। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का हो गया -8 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +6, है ना। एक ऑक्सीजन का -2 तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर +6, मतलब H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक जो है वो +6 होगा, +6 होगा। ये होती है भैया ऑक्सीकरण अंक की एक सिंपल कहानी के कैसे हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। ये वो उदाहरण है जिनमें अभी तक कोई है ना कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है। मैंने आपको सिंपल एक सिखाने के हिसाब से ये नंबर लिखे हैं भैया, ये एग्जाम्पल दिए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब मैं आपको और बताऊंगा कि और नए नए एग्जाम्पल कैसे होते हैं, किस तरह से हम ऑक्सीकरण अंकों को ज्ञात करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।